नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन है पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली वीडियो में तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में सैयद वंश एवं लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे जो 1414 से 1526 ईस्वी तक चला था। फर्स्ट है भूमिका। 1414 ईस्वी में खिरज खान ने दौलत खां को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। खिरज खान ने दौलत खां को पराजित किया था 1414 में और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और एक नए वंश की नींव डाली थी जिसे सैयद वंश 1414 से 1451 तक ईस्वी के नाम से जाना जाता है। और इस काल में न तो खिलजी काल की तरह साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई और न ही तुगलक काल की तरह व्यापक प्रशासनिक सुधार। सैयद वंश के पश्चात लोधी वंश की स्थापना हुई और इस वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। इस अध्याय के अंतर्गत हम इन्हीं दो वंशों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सैयद वंश जो 1414 से 1451 ईस्वी तक चला था। सैयद वंश का संस्थापक खिरज खां था। सैयदों के 37 वर्ष के शासनकाल में कुल 4 शासक हुए थे। फर्स्ट है खिरज खां जो 1414 से 1421 ईस्वी तक इनका शासन चला था। खिरज खां केवल सैयद वंश का संस्थापक ही नहीं वरन सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक भी था। तारीख ए मुबारक शाही में खिरज खां को सैयद बताया गया है और सैयद से आश्चर्य है पैगंबर मोहम्मद के वंशज। हालांकि इतिहासकारों के बीच इसे लेकर मतभेद भी है। खिरज खां मुल्तान के गवर्नर मलिक सुलेमान का पुत्र था। मलिक सुलेमान की मृत्यु के पश्चात खिरज खां को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया। फिरोज तुगलक ने खिरज खां को मुल्तान की जागीर दे रखी थी, परंतु जब फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई तो मल्लू इकबाल के भाई सारंग खां ने खिरज खां को घेर लिया था और बंदी बना लिया था। खिरज खां जल्द ही उसके चुंगुल से निकलकर भाग गया। 1398 ईस्वी में तैमूर के भारत आक्रमण के समय खिरज खां ने उसकी सहायता की थी। परिणामतः तैमूर ने भारत वापसी पर उसे मुल्तान लाहौर एवं दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था और तत्पश्चात 1414 ईस्वी में वह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया था। 1414 की क्या स्थितियाँ रही है। खिरज खां 1414 ईस्वी में जब सुल्तान बना उस समय राजस्थान में सत्ता के लिए कई शक्तियाँ संघर्ष कर रही थी। दोआब, इटावा, कटेहर, कन्नौज और बदायूं के सरदार केंद्रीय सरकार की शक्ति को चुनौती दे रहे थे। जौनपुर, मालवा और गुजरात दिल्ली के आधिपत्य से मुक्त हो चुके थे और वे आपस में लड़ रहे थे। नेक्स्ट है खिरज खां का शासन। शासक बनने के बाद खिरज खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की बल्कि खुद को रैयत-ए-आला कहा अर्थात तैमूर का मातहत कहा था। खिरज खां ने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों के नाम रहने दिए। नए सिक्कों पर उसने तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख मिर्जा का नाम अंकित कराया था। खिरज खां का शासनकाल क्षेत्रीय राजवंशों के उदय और चुनौतियों में ही बीत गया था। इतिहासकार फरिश्ता ने इसे न्यायप्रिय व उदार शासक बताया था। 7 वर्ष शासन करने के पश्चात 1421 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है मुबारक शाह जो 1421 से 1434 तक इनका शासनकाल रहा था और खिरज खां के पश्चात उसका पुत्र, यह किसका पुत्र था? खिरज खां का पुत्र था। मुबारक शाह सुल्तान की उपाधि धारण कर शासक बना था। मुबारक शाह एक योग्य सेनाध्यक्ष था। उसने अनेक विद्रोह का दमन भी कराया था। मुबारक शाह ने खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। साथ ही खुतबे से तैमूर के वंशजों व सिक्कों से तुगलक वंश के शासकों का नाम हटवा दिया। उसने सिक्कों पर अपना नाम मुइज़-उद-दीन मुबारक शाह खुदवाया था और यमुना नदी किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी।
यमुना नदी के किनारे पर मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। मुबारक शाह ने तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याह्या बिन अहमद सर हिंदी को संरक्षण प्रदान किया था और फरवरी 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक। मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था। सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में अमीरों और सरदारों ने मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया जो उसके भाई फरीद खां का पुत्र था। मुबारक शाह की हत्या में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सरवर उल मुल्क को दंड की बजाय सुल्तान ने उसे वजीर का पद दिया था। मोहम्मद शाह के काल में वास्तविक शक्ति सरवर उल मुल्क के पास ही थी। सरवर उल मुल्क द्वारा अपने विरोधियों को नष्ट करने के प्रयास के कारण अमीर वर्ग उसके विरुद्ध हो गया था और फलतः सल्तनत में अराजकता का वातावरण फैलने लगा था। सुल्तान ने सरवर उल मुल्क की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए अमीरों की सहायता से उसकी हत्या करवा दी थी और लेकिन कभी भी दिल्ली में विद्रोही शक्ति अराजकता पैदा कर रही थी। दिल्ली सल्तनत पर मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया, किंतु उचित समय पर सर हिंद के अफगान राज्यपाल बहलोल लोदी की सैन्य सहायता के कारण दिल्ली सल्तनत महमूद खिलजी के आक्रमण से बच गई थी। नेक्स्ट है सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी का सम्मान किया और उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा और उसे खाना की उपाधि से विभूषित किया। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1445 में। मोहम्मद शाह एक असफल शासक सिद्ध हुआ था। उसके समय से ही सैयद वंश का पतन आरंभ हो गया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451। 1445 में अपने पिता मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण कर राजगद्दी पर बैठा। वह इस वंश का अंतिम शासक था। आलम शाह एक अयोग्य शासक था। उसके समय में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र अत्यंत सीमित हो गया था। 1447 ईस्वी में आलम शाह बदायूं गया। उसने यह नगर इतना अच्छा लगा कि दिल्ली के बजाय उसने वहीं रहना पसंद किया था। कहाँ पर रहना पसंद किया था? बदायूं में। दिल्ली से आलम शाह के चले जाने के बाद उन लोगों के बीच संघर्ष छिड़ गया जो शासन चला रहे थे। अंततः दिल्ली संभालने के लिए बहलोल लोदी को आमंत्रित किया। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल के दिल्ली आगमन और सिंहासनारोहण पर कोई आपत्ति नहीं थी। अप्रैल 1451 में बहलोल लोदी का सिंहासनारोहण हुआ और इस तरह बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश की नींव रख दी थी और आलम शाह 1476 ईस्वी में अपनी मृत्यु के समय तक बदायूं में रहा था। सैयद वंश का मूल्यांकन। सैयद वंश के शासकों ने कुल 37 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, लेकिन इस दौरान सैयद शासकों ने अपने पूर्ववर्ती खिलजियों की तरह न तो क्षेत्र विस्तार और न ही धन प्राप्त किया और न ही तुगलकों की तरह आंतरिक प्रशासन सुदृढ़ किया। सैयद वंश के काल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र और छोटा हो गया था। इस प्रकार सैयद वंश की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही जिससे उन्हें इतिहास में आदर एवं सम्मान प्राप्त हो सके। लोदी वंश अब 1451 से 1526 ईस्वी तक। सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाले राजवंशों में लोदी वंश अंतिम था। बहलोल लोदी द्वारा दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश की नींव रखी थी। प्रथम अफगान जो वंश था ये लोदी वंश था। लोदी वंश के कुल 3 शासक हुए हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी जो 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा था। बहलोल लोदी
अराजकता और विद्रोह की परिस्थितियों में दिल्ली का शासक बना, परंतु वह दूरदर्शी, बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ था। बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। सुल्तान बनने के बाद अफगान साथियों से बंधुत्व का व्यवहार कर सर्वप्रथम उसने अपने तंत्र में ही चले आ रहे षड्यंत्रों की परंपराओं को कम करने की कोशिश की थी। और बहलोल लोदियों की एक महत्वपूर्ण जनजाति साहू खेल से संबंधित था। किससे संबंधित था? साहू खेल से। उसने तुर्की शासन की जगह कबीलाई अफगानी शासन को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट है, बहलोल ने समल में दरिया खा, कोल में ईसा खा और साकेत में मुबारक खा और मैनपुरी एवं भोगांव के राजा प्रताप सिंह के विरुद्ध सफल सैनिक अभियान किए थे। बहलोल लोदी की सबसे बड़ी सफलता जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह को हराकर जौनपुर राज्य को अपने साम्राज्य में फिर से अपने अधीन कर लिया, जो बहुत वर्षों से उसकी सत्ता का विरोध कर रहा था। बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक के रूप में अपने बेटे बारबक लोदी को नियुक्त किया था। आगे है, जौनपुर विजय के पश्चात बहलोल की कीर्ति में वृद्धि हुई तथा धौलपुर कालपी बाड़ी के सरदारों में भय उत्पन्न हुआ। उन्होंने अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ नजराना भी दिया था। बहलोल लोदी ने बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया, जो अकबर के पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा था। तारीख-ए-दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार सामाजिक सम्मेलनों के अवसर पर वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा और न ही उसने अपने सरदारों को खड़ा रहने दिया। आम दरबार तक में वह सिंहासन पर न बैठकर गलीचे में बैठता था। 1486 से 87 में उसने ग्वालियर के शासक राय करण को पराजित कर 80 लाख टन का नजराना प्राप्त किया। ग्वालियर अभियान ही उसका अंतिम अभियान था। ग्वालियर से वापस लौटते समय वह बीमार हो गया और जुलाई 1489 में दिल्ली आते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके सिंहासनारूढ़ हुआ। सिकंदर लोदी को अपना सुल्तान मानने में अमीरों व सुल्तानों में कुछ संकोच था, क्योंकि उसकी माता एक हिंदू थी। परंतु सिकंदर ने अपनी चतुरता, बुद्धिमत्ता और साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और अपने विद्रोही का दमन कर हिंदू जनता के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई थी और अपने आप को एक धार्मिक कट्टर अफगानी मुसलमान के रूप में प्रतिष्ठित किया था। नेक्स्ट है, सिंहासनारूढ़ होने के समय सिकंदर लोदी की शक्ति बहुत सुदृढ़ नहीं थी, क्योंकि सरदारों व जागीरदारों की एक बहुत बड़ी संख्या अपने अपने क्षेत्रों में शक्ति संगठित किए हुए थी। बारबक शाह के विरुद्ध कार्रवाई। बहलोल लोदी के समय जौनपुर विजय के बाद बारबक शाह को वहां नियुक्त किया गया, जिसे सिकंदर लोदी ने शासक बनने के बाद भी जौनपुर में अपने भाई बारबक शाह का शासन बरकरार रहने दिया था और उदारता की नीति अपनाई थी। बारबक शाह एक अयोग्य सेनानायक और विलायती व्यक्ति था। जब जौनपुर में पूर्ववर्ती विस्थापित सरकी शासक हुसैन शाह के समर्थकों ने विद्रोह कर दिया, तो बारबक शाह ने उसे दबाने में विफल रहा था। विद्रोह पर सफलता न करने पर 1492 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बारबक शाह को अपदस्थ कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। सिकंदर लोदी का शासन। सिकंदर ने बहलोल के अपनाए अफगानी राजत्व सिद्धांत को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। उसने अफगान सरदारों की शक्ति और प्रभाव को नियंत्रण में कर सुल्तानों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। उसने अफगान सरदारों को भी अपना अधीनस्थ माना। सिकंदर लोदी का कथन था कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे
एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। 1494 ईस्वी में सिकंदर ने बनारस के निकट एक युद्ध में हुसैन शाह को पराजित किया। इस अभियान में उसने बंगाल से बिहार तक का क्षेत्र विजित कर लिया था और सिकंदर ने तिरहुत पर आक्रमण कर वहाँ के राजा को अपने अधीन किया था। सिकंदर लोदी ने आगरा नामक एक नए नगर की स्थापना कराई और 1504 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। आगरा को राजधानी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बनाया था और ताकि दोआब पर नियंत्रण रखा जा सके और राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने के प्रयास को विफल बनाया जा सके। उसने कृषि और व्यापार के विकास के लिए प्रयास किए। भूमि माप के लिए उसने 39 अंगुल का पैमाना विकसित किया जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता था। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम कर दी गई थी। नोट है, गज की वास्तविक लंबाई के बारे में विद्वानों में मतभेद है, फिर भी आमतौर पर यह 30 से 33 इंच के बीच रहा होगा। सिकंदर ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं को बंद कराया, जैसे उसने मुहर्रम में ताजिया निकलवाना बंद कर दिया था तथा साथ ही महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी यादों में जुलूस निकालने की मनाही की थी। उसने यमुना में हिंदुओं के स्नान पर रोक लगाया। वह उन्हें वहाँ बाल मुड़वाने से भी रोका। वह फारसी भाषा का जानकार था और फारसी में गुलरुखी उपमान से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी ललित कलाओं को अत्यधिक पसंद करता था। गायन व शहनाई में उसकी रुचि थी। उसके काल में संगीत से संबंधित एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। उसके शासनकाल में कई संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद हुआ। आयुर्वेद पर औषधि की अनुवादित पुस्तक को फरंग ए सिकंदरी नाम से जाना गया था। सिकंदर लोदी का वजीर मियाँ बुआ प्रतिष्ठित विद्वान था जिसने तिब्बत ए सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ की रचना की। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण हुई थी। इब्राहिम लोदी 1517 से 26 तक। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका जेठ पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 में गद्दी पर बैठ गया। इसमें उसे सभी अफगान सरदारों की निर्विरोध स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट है राजकुमार जलाल खां के विरोध कार्रवाई। कुछ ऐसे अफगान सरदार थे जो अपने स्वार्थी हितों के कारण राज्य का विभाजन चाहते थे। वे जलाल खां को, जो इब्राहिम का छोटा भाई था, जौनपुर ले गए और वहाँ उसे गद्दी पर बैठाया। इब्राहिम को यह बंटवारा उचित नहीं लगा और उसने खुद को एकमात्र सुल्तान घोषित किया था। उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष में जलाल खां को कैद खाने में विष देकर हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट है इब्राहिम का ग्वालियर अभियान। इब्राहिम ने सल्तनत की स्थिति मजबूत करने के लिए ग्वालियर को जीतने की योजना बनाई थी और 1518 ईस्वी में उसने ग्वालियर पर आक्रमण कर विजित किया था और उसे अपने राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट है मेवाड़ अभियान। ग्वालियर विजय से उत्साहित होकर इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था और 1517-18 में उसका खतौली के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा से सामना हुआ, जिसमें इब्राहिम की हार हुई। पराजय का बदला लेने के लिए एक वर्ष बाद पुनः इब्राहिम ने आक्रमण किया और धौलपुर के निकट राजपूतों से पुनः पराजित हुआ था। नेक्स्ट है सरदारों का दमन। इब्राहिम अपने सरदारों को कुचलकर अपनी सत्ता सुदृढ़ करना चाहता था। उसने उन्हें विनम्र रखने की भरसक कोशिश की। उसने अपने पिता के समय के विश्वत सरदारों पर अविश्वास कर या तो उन्हें पदच्युत कर कारागार में डाल दिया या फिर उनकी हत्या करवा दी। ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम के इसी उद्दंड व्यवहार के कारण भारत पर बाबर के आक्रमण के समय सरदारों ने इब्राहिम का साथ छोड़ दिया था और जिस कारण इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी।
नेक्स्ट है बाबर का आगमन। लाहौर के राज्यपाल दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने इब्राहिम से असंतुष्ट होकर काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध। अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम की सेना पराजित हुई और युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और दिल्ली पर एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।